आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है। ये भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर तक्ष शिला उसका नाम पड़ा। हमने उसको विस्मृत कर दिया, हमने स्वयं भुला दिया। आज पाकिस्तान एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में भारत को ही चुनौती दे रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई का पक्ष यह है कि वह 1947 के पहले भारत का हिस्सा था और राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने समय में ही अपने भाई के पुत्र को वहां का शासक बना करके भारत की सीमाओं को जो विस्तार दिया था। रामायण और महाभारत की कहानियां हमें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण और भारत की पूरब से पश्चिम तक की विस्तार को किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ये तो बृहत्तर भारत का एक दृश्य हम सबके सामने आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमको देखने समझने को मिलता है। लेकिन हम लोगों ने तो ये मानसिकता का प्रश्न, ये केवल हमारी मानसिकता का भाव है कि बहुत सारे लोगों ने तो राम के अस्तित्व पर अयोध्या में ही प्रश्न लगाने का प्रयास किया था। उस समय भी जब श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, भारत के बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जो लोग उस समय प्रश्न खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने तो यह तक कह दिया कि यह अयोध्या वो नहीं जिसमें अयोध्या में जहां राम पैदा हुए थे। अयोध्या में भी उन्होंने संदेह व्यक्त करने का प्रयास किया था। ये जो मानसिकता है, यही विकृत मानसिकता भारत को अपने गौरव से सदैव वंचित करती रही है। एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और मैं धन्यवाद दूंगा अयोध्या शोध संस्थान को। जब इन्होंने 2 वर्ष पूर्व मेरे सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने इस बारे में कहा कि भारत सरकार के अपर सचिव श्री अखिलेश मिश्र जी इस पर रुचि ले रहे हैं, मैंने कहा तो और भी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के लिए तो गौरव की बात है। भारत की सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में जिन 7 पवित्र नगरियों को हम 7 पुरियों के रूप में मानते हैं, उनमें से 3 तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। अयोध्या है, मथुरा है, काशी। ये तीनों उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू धर्म की आत्मा यहां निवास करती है और उसके नाते ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े हुए किसी ऐसे विश्व कोश के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए किसी कार्यशाला का आयोजन हो और उस कार्यशाला के माध्यम से हम उसकी एक रूपरेखा तैयार करके फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें। आज के दिन पर यह बहुत आसान है, बहुत सहज भी है, सरल भी है। टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर चुकी है कि हम एक जगह बैठ करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस प्रकार के लोगों को चिन्हित करना, उस प्रकार के लोगों के साथ फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, यह एक महती कार्य उनके सामने होगा और एक बहुत बड़ा अभियान है। यह अभियान न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी जानकारियों को देगा। हम लोगों ने तो, जब मैंने अयोध्या शोध संस्थान को इस बात की जिम्मेदारी दी थी, दीपोत्सव के बाद कि प्रयास होना चाहिए कि किसी न किसी देश की रामलीला बाहर के, यानी भारत की तो रामलीलाएं आएंगी ही आएंगी, लेकिन दुनिया में भी रामलीला कहां कहां पर है और किस रूप में वे रामलीलाओं का आयोजन करते हैं। तो रामलीलाओं के उन कार्यक्रमों का मंचन अयोध्या में हो। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि विगत 4 वर्ष के दौरान तमाम देशों की रामलीलाएं अयोध्या आई और अयोध्या में उन्होंने अपना मंचन दिया। उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं, जब भी अयोध्या का कार्यक्रम होता था या तो अयोध्या में रहता था, अयोध्या नहीं जा पाता था, तो मैं उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में बुलाता था, उनका सम्मान भी करवाता था कि उन्होंने भारत के बारे में बहुत जानकारी हो या ना हो, लेकिन राम की संस्कृति के साथ जुड़ करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के साथ उनका श्रद्धा भाव आज भी उसी विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है।
मुझे याद है मैं एक बार कंबोडिया गया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये कहते हैं कसौटी के पत्थरों से बना हुआ मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। कॉम्प्लेक्स ही अंकोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। केवल मंदिर मंदिर हैं सैकड़ों की संख्या में। तो जो मुख्य मंदिर है वो अंकोर वाट का, वह भगवान विष्णु का मंदिर है। अंकोर विष्णु को कहते हैं, वाट मंदिर को। तो कंबोडिया में जब अंकोर वाट के मंदिर में मैं गया तो मैंने देखा कि मंदिर के जो पत्थर हैं, कसौटी के पत्थर हैं, उनमें चित्रों के माध्यम से पूरी रामायण को उकेरा गया था। रामायण के चित्रों को, महाभारत के चित्रों को उकारा गया था। पूरे मंदिर के क्षतिग्रस्त हुआ है मंदिर, लेकिन भगवान विष्णु की लगभग 12-15 फुट ऊंची प्रतिमा वहां अभी भी है। बहुत सारी चीजें वहां आती हैं। वहां के पर्यटन का मुख्य, वहां की आय का मुख्य जरिया तो पर्यटन है, और अंकोर वाट मंदिर और अंकोर कॉम्प्लेक्स वहां की आय का मुख्य जरिया बनता है। तो मैं एक जगह खड़े होकर के वह देखने लग गया। वह दृश्य था जब हनुमान जी लंका दहन करके अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र की तरफ छलांग लगाते हैं। मैं वो दृश्य देख रहा था, तब तक मेरे सामने एक गाइड आया, वहीं का था। आप जानते होंगे गाइड बहुत पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो भी सामान्य जानकारी उनको होती है, तो वो मेरे सामने आया। तो उसने मुझसे कुछ जिज्ञासा की कि क्या मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये गॉड मंकी है। तो मैंने कहा गॉड मंकी कौन है, कहां से हैं, क्या हैं? तो उन्होंने कहा ये वही लंका को जलाने के दृश्य को बताने लग गया मुझे। फिर तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं अब? भाई आग तो लगा दी उन्होंने, अब क्या है? उन्होंने कहा नहीं, अब अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में कूद रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आप हिंदू हैं? तो मैंने कहा ये हिंदू ही तो हनुमान जी के बारे में जानेगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा गॉड मंकी का नाम हमारे यहां हनुमान कहते हैं। उसने कहा हाँ हनुमान। तो मैंने कहा आप इनको जानते हैं, क्या आप हिंदू हैं क्या? उसने इस बात को कहा कंबोडिया के अंदर। उसने कहा देखिए मैं हिंदू नहीं हूं, मैं बौद्ध हूं, लेकिन हां बौद्ध की ओरिजिन हिंदू है, हिंदू से ही वो आया है। हिंदू है कि अयोध्या शोध संस्थान इस दिशा में कार्य करे। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इस दिशा में रुचि ले रहा है। रामायण के प्रति, राम के प्रति, भारत के प्रति जिसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है, वह इस दिशा में अपना सहयोग करें। बहुत सारे घरों में पांडुलिपियां होंगी पुरानी। मैं अभी वाराणसी में गया था, मुझे एक लाइब्रेरी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वहां बहुत पुरानी पुरानी पांडुलिपियां पड़ी हुई। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के साथ साथ इसको डिजिटल फॉर्म में लेके आ जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हर एक भौतिक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक आयु होती है। उसमें जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसको नष्ट होना है। हम उसको बहुत लंबे कालखंड तक संरक्षित नहीं रख सकते। उसके लिए उस प्रकार के हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे। उसको डिजिटल फॉर्म में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हर एक स्तर पर ऐसा प्रयास होना चाहिए, और ये संग्रहित करने पड़ेंगे हर एक स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, और विश्वव्यापी स्तर पर, वैश्विक मंच पर भी हमें इस बात को देखना होगा। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर यह मान्यता है। भारत के अंदर भी सबसे ज्यादा नाम आपको राम या तो आगे या पीछे या मध्य में जरूर होगा हर व्यक्ति के, किसी न किसी रूप में राम के साथ तो उसका जो संबंध है। और दुनिया के अंदर भी अगर शहरों के नाम आप देखेंगे, किसी प्लेस का नाम आप देखेंगे, तो वह राम के साथ ज्यादा जुड़ते हैं। समय, हमने उसको समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। हम यहां
जैसे आज भी है वही मानसिकता, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जातीय स्वरूप के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको स्थानीय स्तर पर फिर अपने तरीके से उसको राजनीतिक हवा देते हैं। यह आज की समस्या नहीं है, पिछले 2-2.5 वर्षों से इसी पचड़े में पड़ करके देश गुलाम हो गया था। हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को खो दिया, अपना वैभव नष्ट कर दिया, विदेशी ताकतें आकर के हमें गुलाम बना गई, लेकिन हमारे जातीय झगड़े आज तक समाप्त नहीं हो पाए। आज भी हम उससे उभर नहीं पाए और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के हम उसको इश्यू बनाते हैं। हम लोग आज अवसर है हमारे पास कि उन छोटे छोटे मुद्दों को अवसर बनाने की बजाय हम उस विराटता में अपने आप को शामिल करें जो हमें एक नई पहचान दे सकें। वैश्विक मंच पर भारत के लिए सबसे अनुकूल अवसर वर्तमान में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हजारों वर्षों से कुंभ के आयोजन हो रहे हैं। कुंभ के आयोजन को कैसे प्रस्तुत किया गया था? कुंभ का मतलब यह माना गया जहां गंदगी होगी, भगदड़ होगी, साधु संत आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, भगदड़, गंदगी, अव्यवस्था, अराजकता, और फिर भारत की पूज्य संतों की परंपरा को एक विकृत रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम कुंभ बन गया था। कुंभ 2019 में भी उत्तर प्रदेश में हुआ था और प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक ही बात कहा, उन्होंने कहा योगी जी जैसे भी हो, भारत के संतों की परंपरा भारत की संस्कृति का प्रतीक है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। अगर उनका कोई गलत चित्रण होता है, गलत तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भारत के बारे में दुनिया की धारणा को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। हमारे किसी आयोजन को गंदगी के रूप में, अव्यवस्था के रूप में, अराजकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भारत की छवि को वैश्विक मंच पर खराब करने की एक साजिश होती है। क्या हम कोई ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि कुंभ को दुनिया की एक ऐसी यूनिक इवेंट के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं? इसके लिए आप बैठिए और आप आश्चर्य करेंगे, मैं सबके साथ बैठा था, प्रदेश में भी अलग अलग संगठनों के साथ भी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ भी, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ भी मैंने बैठक की थी। और फिर प्रचार के लिए हम लोगों ने होर्डिंग, पोस्टर, बैनर की बजाय वैचारिक कुंभ के आयोजन किए थे। वैचारिक कुंभ सात्विक भाव से, जहां पर एकजुट होकर के हम मंथन कर रहे हैं, वही अपने आप में कुंभ हो गया। और इस प्रकार के हमने 6 वैचारिक कुंभ किए थे प्रदेश और देश के अंदर। और उसके बाद कुंभ, प्रयागराज कुंभ के बारे में, 2019 के प्रयागराज कुंभ के बारे में हमारा विरोधी भी नकारात्मक स्वर से नहीं बोल सकता, क्योंकि कुंभ पूज्य संतों के बारे में भी एक सकारात्मक संदेश लेकर के गया और बाकी व्यवस्था के बारे में, स्वच्छता का, सुरक्षा का, सुव्यवस्था का एक नया मानक प्रस्तुत किया। और उसने दुनिया के सामने कहा कि हम एक साथ इतने बड़े श्रद्धालुओं के समूह को कैसे सम्मान दे सकते हैं, कैसे सुरक्षित रूप में आगे माहौल दे सकते हैं। वह एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ और यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि ये दुनिया की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है कुंभ, ये भारत की एक पहचान बनी। योग की परंपरा, ये भारत का विश्व को देन है, ये भारत के आध्यात्मिक उन्नयन का आधारशिला है। योग हम करते थे, योग की परंपरा यहां पे रसी बसी थी। हमारे यहां कोई सामान्य पूजा भी होती है तो संकल्प के साथ प्राणायाम भी जोड़ा जाता है। ये तो योग का तो पार्ट है, उसी का तो एक हिस्सा है, उसी का तो एक अंग है। लेकिन हमने उसको धीरे धीरे करके विस्मृत करना शुरू किया और उसके नाम पर पेटेंट बाहर के लोग करने लग गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग 21 जून की तिथि ही विश्व योग दिवस के रूप में बनी और भारत के साथ जुड़ गई। आज दुनिया भारत के साथ, योग के साथ जब जुड़ता है, वैश्विक मंच पर भारत की इस पहचान को आगे बढ़ाता है।
अपनी बातों को किस मजबूती के साथ और किस रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये निर्भर होना चाहिए हम सब पर। अगर हमें अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होती है और हम उसका प्रस्तुतिकरण उसी रूप में करते हैं, तो वैश्विक मंच पर वह भी सम्मान पाएगा, हम भी सम्मान पाएंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, जितने लोग भारत के खिलाफ वातावरण खड़ा करते हैं ना, इन्हें दुनिया से चंद जूठन के रूप में पैसा मिल जाता होगा, लेकिन दुनिया के अंदर इनकी कदर कुछ नहीं है। लोग मानते हैं कि अपने देश में गद्दारी कर रहे हैं, दुनिया के हितैषी नहीं हो सकते ये लोग। ये हमेशा इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है और ये बिकाऊ लोग हैं। इनके बारे में वही धारणा है। चंद पैसों के लिए ये लोग अपनी आत्मा को बेच चुके होते हैं। इन लोगों से कोई उम्मीद भारत तो नहीं करता है, लेकिन जहां का ये जूठन खाते हैं वे लोग भी इन पे कोई विश्वास नहीं करते हैं। उनका केवल यूज करते हैं। यूज होने वाली वस्तु हमेशा थ्रो भी कर दी जाती है, फेंक भी दी जाती है। तो वैसे ही इनकी भी स्थिति है। भारत के बारे में दुष्प्रचार करने वाले, भारत के बारे में गद्दारी करने वाले, भारतीय संस्कृति और भारतीय समृद्ध परंपरा के बारे में जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, वे वही लोग हैं और उनकी वही दुर्गति होनी है। वे ना घर के हैं ना घाट के हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहां पे ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण की यह कार्यशाला एक अच्छी और सकारात्मक पहल है। और मैं चाहूंगा पहले दिन से हम इसको डिजिटल फॉर्म के साथ जोड़ लें और दुनिया के सामने उसको लें। भाषा का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। भारत की हर भाषा को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, दुनिया की हर भाषा को जोड़ा जाना चाहिए और फिर उन सभी को एक साथ जोड़ करके दुनिया के सामने भारत की इस समृद्ध परंपरा को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परंपरा को प्रस्तुत करके हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर उसी मजबूती के साथ लेकर के जाएं जिस मजबूती का वो सचमुच हकदार था। दुनिया के अंदर पहली संस्कृति है जो राम की संस्कृति है, जो वैश्विक मंच पर गई। और भगवान राम के हजारों वर्ष के बाद में बुद्ध की संस्कृति वैश्विक मंच पर पहुंच पाई। आज आप दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाएंगे, बुद्ध की मौजूदगी आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। ये भारत के लिए गौरव की बात है और हमें उस परंपरा को उसी रूप में आगे ले जाना पड़ेगा। मैं इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और यह कार्यक्रम ऐसे अवसर पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संतों की उपस्थिति में आगे बढ़ाया जा चुका है। उन स्थितियों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण एक भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।